गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एलिमिनेशन नेट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अभी तक हमने इसका न्यूट्रिशनल नीड में हमारा प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था जो भी था। अभी हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया एलिमिनेशन नीड। तो व्हाट इज़ द एलिमिनेशन नीड आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो भी हम आज के लेक्चर में समझ लेंगे। उसके पहले हम इसमें देखने वाले हैं डेफिनेशन, important of the elimination, characteristic of the urine, factor affecting normal urinary elimination, factor associated with the altered urinary elimination। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस पॉइंट ये सब हम कवर करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द एलिमिनेशन नीड या व्हाट इज़ द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या होता है? बेसिकली यदि सिंपल वर्ड में बात की जाए एलिमिनेशन की, तो हमारी बॉडी से जितना हम अमाउंट में इनटेक लेते हैं, जो भी हम फ्रूट हो गए, जूस वगैरह हो गए, जो भी हम न्यूट्रिशनल नीड में जो भी हम चीज़ें इनटेक लेते हैं, उनको हमारी बॉडी में उसी मात्रा में उनको एलिमिनेट करना, उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, बाहर निकालने का जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एलिमिनेशन। जैसे कि कुछ हमारी स्किन के द्वारा निकलता है, जैसे हमारा स्वेट्स हो गया, ठीक है, ये भी हमारा एलिमिनेशन में आता है। किडनी से हमारी यूरिन का एक्सक्रीट आउट होता है, और जो भी हमारे हानिकारक सब्सटेंस हैं उनका भी हमारे अमोनिया हो गया, जैसे यूरिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ों का भी एक्सक्रीशन आउट हो जाता है। तो ये किस में आता है? हमारा एलिमिनेशन में। उसके बाद फिर हमारा स्टूल के द्वारा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो क्या करती है? हमारे पोषक तत्व जो भी होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी के बाद जो अपसेस बचा हुआ होता है, स्टूल हमारा जो रहता है फीकल मटेरियल, उसको एक्सक्रीट आउट करने का काम कौन करता है? हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बाय द एनस। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन। लंग से क्या होता है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेट होता है। तो जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो बाहर निकल रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट आउट करना, उसको बाहर निकालना। आई होप इतना समझ आया होगा। इनका हमने सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड में इसका हमने डेफिनेशन समझ लिया। अभी हम बुक के अकॉर्डिंग इसके समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन। Elimination may be defined as the removal of the body material from the body like urine, feces, sweat, discharge, etc. through the intestine, kidney, lungs and skin। एलिमिनेशन भी वही होता है जिसमें हमारी बॉडी से रिमूवल को हम, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उनको हमारी बॉडी से रिमूव करना, उसको एक्सक्रीट आउट करना। जैसे कि यूरिन हो गया हमारा, फीसेस हो गया, स्टूल हो गया, उसके बाद हमारा स्वेट हो गया, और कुछ हमारे बॉडी के डिस्चार्ज, राइट। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ द एलिमिनेशन। इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इसका महत्व होता है, क्यों इनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एस डाइटरी इनटेक, डाइजेशन एंड assimilation is important for the quality of life. Similarly, elimination of the metabolic waste product is very important. If the intake of food is not eliminated from the body, it will cause many health problems। यहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉडी से आप जो भी डाइटरी इनटेक लेते हो, जो भी आप उसको डाइजेस्ट करते हो, एसिमिलेट करते हो, तो साथ ही साथ उसको आपको उतना ही क्वालिटी में, उसी अमाउंट में आपको उसको बॉडी से बाहर निकालना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आपको इम्पोर्टेंट ज़रूरी होता है कि आप बॉडी के लिए, आपको चलाने के लिए, लाइफ साइकिल को फिर आप इनटेक ले रहे हो, फूड ले रहे हो, फ्रूट वगैरह ले रहे हो, ग्रीन्स वगैरह ले रहे हो, तो इनको आपको बॉडी से बाहर निकालना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आपके लिए इनटेक लेना। तो आपके लिए इसका बहुत ज़रूरी है कि इसको बाहर निकाला जाए। फिर हमारा नेक्स्ट वन आता है एलिमिनेशन इज द इक्वली इम्पोर्टेंट टू द इंजेक्शन ऑफ फूड एंड फ्रूट एक्सेट्रा। जो भी आप फ्रूट ले रहे हो, फूड ले रहे हो, जितना अमाउंट आप ले रहे हो, जितना इंपॉर्टेंट ये होता है, इतना ही इंपॉर्टेंट आपको इसको एलिमिनेट करना, एक्सक्रीट आउट करना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ द ऑर्गन ऑफ एलिमिनेशन लाइक किडनी, इंटेस्टाइन आर फंक्शनिंग नॉर्मली, द वेस्ट विल बी एलिमिनेटेड एज फास्ट एज फॉर्मल। द पेशेंट विल हैव गुड चांस ऑफ रिकवरी। Excessive accumulation of the waste in the body not only irritate the vital organ but also the organ of elimination and causes its breakdown. For example,
इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी हमने सब्सटेंस लिया, जो भी हमने फ्रूट जूस वगैरह लिए, उसी अमाउंट में उनको हमारी बॉडी से एक्सक्रेट आउट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हमारा नॉर्मल हमारी इंटेस्टाइन का, हमारी जीआई ट्रैक का फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हमने अमाउंट तो हमने ले लिया है, पर क्या होता है हमारी बॉडी से यदि वो एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल बच रहा है उसको उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमने डाइटरी इनटेक में लिया, तो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसको हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेट आउट करना, उसको एलिमिनेट करना। क्यों? क्योंकि यदि हम उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो वो बाद में जा कर के हमारे जो वाइटल्स ऑर्गन है उनके फंक्शन को डैमेज करेगा, उनके फंक्शन को एबनॉर्मल करेगा, और साथ ही साथ हमारी जो लाइफ प्रोसेस है उसमें भी अफेक्ट करेगा। तो उतना ही हमारा नीड होता है कि हमको देखना होता है कि हमने कितने अमाउंट ऑफ इनटेक लिया और आफ्टर 24 आवर कितना अमाउंट ऑफ हमने एक्सक्रेट आउट किया, जो कि हमारा नॉर्मल रेंज होता है यूरिन का कि भाई आपको 1500 से 2000 ml आपका एक्सक्रेट आउट होना चाहिए, और नॉर्मली भी आप इनटेक कितना ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको आउटपुट देखना होता है, कितना आपने इनटेक लिया और कितना आपका आउटपुट बॉडी से एक्सक्रेट आउट हुआ। फिर हमारा कंजप्शन कैन कॉज डिस्कम्फर्ट एंड इवन इंजुरी बट व्हेन किडनी शट डाउन डेट ऑक्यूर विद इन द आवर। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कंजप्शन कैन कॉज डिस्कम्फर्ट, जो भी आपने कंजप्शन लिया है हो सकता है कि उससे आपको कुछ डिस्कम्फर्ट हो और इवन आपको इंजुरी भी हो सकती है, बट किंतु यदि आपकी किडनी जो है वो शट डाउन हो गई, किडनी का फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में इवन आपको डेथ भी हो सकती है कुछ घंटे बाद, कुछ आवर बाद। तो आपका जो वाइटल्स ऑर्गन है उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन करके फंक्शनिंग होना कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत ज़रूरी होता है। फिर आता है हमारा एस एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स शुड टीच द हेल्पफुल हैबिट ऑफ एलिमिनेशन एंड टू प्रिवेंट द डिसीज बाय द एनकरेजिंग द पेरियोडिकल हेल्थ एग्जामिनेशन। नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि नर्स मस्ट शुड टीच अबाउट द हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को एलिमिनेशन के बारे में टीचिंग दें, उनको बताएं कि भाई कैसा आपको कितना डाइटरी मैनेजमेंट लेना है, कितना मात्रा में आपको रिच प्रोटीन न्यूट्रिएंट डाइट लेना है, और उसी हिसाब से उसका जो है एक्सक्रेट आउट भी होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो फिर आप उसके लिए जो भी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो उनको एडवाइस कर सकते हो कि आपको कैसे इनटेक करना है, कैसे उस चीज़ को लेना है। फर्स्ट हो गया हमारा डेफिनेशन, अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑफ द एलिमिनेशन। फिर हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ पर, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स टू प्रोवाइड द पेशेंट प्रॉपर फैसिलिटेड एंड ऑल्सो द प्राइवेसी पीपल डिजायर ड्यूरिंग एलिमिनेशन फ्रॉम द बowel एंड ब्लैडर। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी हमारा जो पेशेंट है वो किसी भी प्रकार का एलिमिनेट कर रहा है, जैसे वो यूरिन कर रहा है या बबल बॉस दे रहे हैं हम उसको, बबल एलिमिनेट कर रहा है, फीसेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए स्किन या जो हमारे कर्टन होते हैं वो प्रोवाइड कराएं और प्रॉपर उसको गाइडेंस, उसको एजुकेशन दें कि कैसे आपको एलिमिनेट करना है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है, नर्स हेल्प टू प्रोवाइड कंडीशन दैट प्रमोट प्रॉपर एलिमिनेशन, मतलब उसको प्रॉपर कंडीशन देना है, प्रॉपर उसको पोजीशन प्रोवाइड करना है जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट कर सके, उसमें उसको हेल्पफुल हो। नर्स शुड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नथिंग द नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड कैरेक्टर ऑफ एलिमिनेशन फ्रॉम द बowel एंड किडनी। नर्स को ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कितने टाइम हमने, जैसे कि आपका पेशेंट को यदि फोलिस कैथेटर नहीं है, आपका पेशेंट नॉर्मल है या वार्ड में आपका पेशेंट है कॉन्शियस लेवल पर है, तो कितने टाइम में वो एलिमिनेट कर रहा है, जैसे कि 24 आवर में कितनी बार वो फीसेस के लिए गया, कितनी बार वो यूरिन के लिए गया, टोटल आपको उसका मेजरमेंट करना है इनटेक का और आउटपुट का। यदि आपका पेशेंट यदि पॉजिटिव में है तो आपका आउटपुट जो है ज़्यादा आएगा, जैसे आपने इनटेक लिया तो पॉजिटिव में जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2000 ml इनटेक लिया और आपका आउटपुट आया 25,000, तो 500 जो है आपका पेशेंट पॉजिटिव में, मतलब पेशेंट आपका हाइड्रेटेड है। उसी की जगह आपने उसको 2000 ml कह दिया, इनटेक दिया, फिर हम आफ्टर हम 24 आवर में उसको कैलकुलेट करते हैं फिर हमारा आउटपुट कितना आया। यदि आउटपुट कम आ रहा है तो आपका पेशेंट जो है नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, तो आपके पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी कि उसको फ्लूइड की और आवश्यकता है, आप उसको और फ्लूइड दे सकते हो। उसके बाद फिर हमारा आता है सैली जॉनसन्स द टीचर and leader of the nurse that said microscopic examination of excretion by nurse is just a professional
ये फंक्शन एज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बाय फिजिशियन। सेली जॉनसन से एक टीचर्स थे और हेड ऑफ द नर्स थे, इनका कहना है कि भाई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो भी हमारा एक्सक्रेशन हो रहा है उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने चाहिए प्रॉपर तरीके से, कोई वहाँ पर बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ तो नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का कोई डिसीज तो नहीं है, डायरिया वगैरह कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो रहे हैं, वो आपको स्टडी करना चाहिए फिजिशियन को और नर्सेस को। फिर हमारे इसमें कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, हमारा यूरिन है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, कैसा हमारा यूरिन का कलर होना चाहिए, उसका कैसा नेचर होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए, उसकी ऑस्मोलिटी क्या होना चाहिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए और कौन कौन से उसमें केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ये आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूरिन के अंदर। तो हम पहले फर्स्ट वन देख लेते हैं, वॉल्यूम। हमारा नॉर्मल यूरिन का वॉल्यूम कितना है, अबाउट 1000 to 2000 ml of urine excreted in the 24 hour. It depend on the water intake output increase in cold weather and decrease in the hot weather. अब यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका नॉर्मल जो रेंज है 1000 से 2000 ml है इनटेक लेने का इन 24 आवर्स में। विद इन 24 आवर के पीरियड में आप कितना ले सकते हो, 1000 से 2000 नॉर्मल जो रेंज है। ये इट्स डिपेंड ऑन, ये हो सकता है कि आप भाई पानी ज़्यादा पी रहे हो, आपने इनटेक ज़्यादा लिया हो, फिर आपने 2000 की जगह 3000 या 2500 ले लिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका आउटपुट भी आना चाहिए। यह हो सकता है आपने कम लिया हो तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, हम जैसे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हम पानी वगैरह कम पी पाते हैं, तो उसमें हमको डिहाइड्रेशन होने का चांस होता है। तो वो सारी चीज़ें भी हमको देखना होता है कि उसकी वजह से क्या होता है, हमारी यूरिन का कलर में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। ये हमारा नॉर्मल वॉल्यूम है। फिर हम इसमें देख लेते हैं एबनॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द यूरिन। एबनॉर्मल इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज नोन एज पॉलीयूरिया, डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ द यूरिन इज नोन एज ऑलियूरिया, टोटल एब्सेंस ऑफ मार्क इन यूरिन इज एन्यूरिया। यदि आपका वॉल्यूम है जो आपकी यूरिन की, जैसे मैंने बताया कि आपका 24 आवर में अबाउट आपका 2000 से 2500 ml के आसपास आपका आउटपुट आना चाहिए। यदि उससे कम आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीयूरिया। सॉरी, इंक्रीज हो रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरियम क्या हो रहा है, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इस टर्मिनोलॉजी को हमने क्या नाम दिया, पॉलीयूरिया। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका नॉर्मल रेंज से आपका जो यूरिन है उसका आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई आपका 2000 ml से इंक्रीज हो जाएगा, 25 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीयूरिया। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है ओलिगो यूरिया। इसमें जस्ट इसके अपोजिट होता है, पॉली मतलब यहाँ पर इंक्रीज होना, फिर आता है हमारा ओलिगो यूरिया। इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट, हमारा यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट इन 24 आवर्स। 24 आवर का जो भी टोटल आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर वो आपका 1000 ml से कम हो जाएगा, 500-600 तक आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ओलिगो यूरिया। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एन्यूरिया। एन्यूरिया में क्या हो रहा है, ये दोनों में हमने देखा था कि फर्स्ट वाले में हमारे यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा था, ये हमारा 25,000 ml के अबव जा रहा था, राइट। उसके बाद फिर हमने देखा था ओलियूरिया में, इसमें हमारा यूरिन आउटपुट
डिक्रीज हो रहा था, लेस देन हमारा 500 या 600 ml। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है एन्यूरिया। इसमें क्या होगा, टोटली हमारी यूरिन आउटपुट जो है एब्सेंस हो जा रहा है, यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोल रहे हैं, एन्यूरिया। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, कई बार हमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या गवर्नमेंट एग्जाम की हम प्रिपरेशन करते हैं CHO वगैरह में पूछ लेते हैं, तो आपको याद होना चाहिए पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया और एन्यूरिया, तीनों का मीनिंग आपको आना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसका कलर देखते हैं कि इसका कलर कैसा होता है हमारे यूरिन का। पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे एबनॉर्मल। नॉर्मल यूरिन इज पेल येलो और एम्बर इन कलर। नॉर्मल जो आपका यूरिन है वो कैसा रहेगा, स्लाइटली पेल येलो कलर का रहेगा या एम्बर कलर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, व्हेन क्वांटिटी इंक्रीज इट बिकम पेल येलो। यदि आपको क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा सा आपको पेल येलो आएगा। यदि आप पानी ज़्यादा ले रहे हो, आप इंटेक ज़्यादा ले रहे हो वाटर का, तो आपका यूरिन है जो नॉर्मल आपका पेल येलो देखने को आपको मिलेगा। उसी की जगह क्या कर रहे हो, आप पानी थोड़ा सा कम पी रहे हो, आप इंटेक कम ले रहे हो, व्हेन क्वांटिटी डिक्रीज द कलर बिकम डीप येलो। तो आपका यूरिन जनरली आपने देखा होगा कि हम पानी कम पीते तो आप हमारे यूरिन का कलर डीप येलो हो जाता है, ज़्यादा हमारे यूरिन येलो आने लगता है। और यदि हम इंटेक ज़्यादा लेते हैं तो हमारा स्लाइटली हमारा येलो आता है। ठीक है, तो ये इसका कंडीशन है। फिर हमारा ये नॉर्मल कलर में हमने बात की, इसके बाद हम देखते हैं कि एबनॉर्मल कलर में कैसा होता है। तो ग्रीन, एबनॉर्मल में आपका कैसा हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्राउनिश येलो हो सकता है। क्यों, इसमें बॉयल साइट है, जो हमारा बाइल जूस है वो पिगमेंट वगैरह प्रेजेंट होने की वजह से। फिर आपका रेडिश हो सकता है, यूरोबिलिरुबिन वगैरह होने की वजह से। उसके बाद है ब्राइट रेड हो सकता है, क्योंकि उसमें फ्रेश ब्लड वगैरह आ रहा हो आपका कुछ किडनी का एबनॉर्मलिटी की वजह से, तो आपको ब्राइट रेड वहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका बाद पिंक कलर का यदि आ रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्रेश ब्लड, कुछ अमाउंट में आपका फ्रेश ब्लड उसमें इंक्लूड हो गया, इसकी वजह से आपका यूरिन जो है पिंक कलर का आ रहा है। स्मोकी ब्राउन आ रहा है तो उसमें क्या हो सकता है, आपका ब्लड पिगमेंट कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन हमारा मिल्की वाइट। ये हमारा बहुत ही कम कंडीशन में हमको देखने को मिलता है मिल्की वाइट यूरिन। इसका कैलियूरिया होता है ड्यू टू द फ्लेरेसिस, मतलब इन्फेक्शन की वजह से हमारा जो बॉडी का हमारी कैविटी का फ्लूइड है वो फ्लूइड आकर के हमारा कहाँ ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है और उसकी वजह से हमारे यूरिन में इंक्लूड हो रहा है, तो यूरिन का कलर हमको थोड़ा सा मिल्की वाइट देखने को मिलता है। तो ये तो हमने नॉर्मल कैरेक्टर देखा। उसके बाद कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं जिनकी अफेक्ट की वजह से हमारा यूरिन का कलर में हमको चेंजेस देखने को मिलता है। तो कौन कौन सी मेडिसिन से कैसा हमको कलर चेंजेस देखने को मिलेगा उसके बारे में हम अभी समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा अपीयरेंस में देखने हमको नॉर्मल, क्लियर विथ नो डिपॉजिट, यदि आपका नॉर्मली कलर है। उसके बाद फिर हमारा एबनॉर्मल में देख लेते हैं अपीयरेंस क्लाउडली, अपीयरेंस एमोरफस सल्फेट, टर्बिडिटी ड्यू टू द पस सेल। यदि हमने जैसे कि इंजेक्शन का मैंने बताया यहाँ पर आपका एमोरफस सल्फेट वगैरह इंजेक्शन ले रहे हो तो थोड़ा सा आपको टर्बिडिटी वहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पस सेल्स वगैरह आ जाते हैं, जिससे छोटे छोटे आपको उसमें क्रिस्टल देखने को मिलेंगे। मतलब आपका जो यूरिन है वो क्लियर आपको पेल येलो कलर का नहीं मिलेगा, पेल येलो नहीं होगा, थोड़ा सा टर्बिड होगा, क्रिस्टल आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं ये कंडीशन में। उसके बाद फिर उसका ऑर्डर की बात की जाए तो स्वीटिश और फ्रूट ऑर्डर ड्यू टू द कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडी प्रेजेंट होने की वजह से थोड़ा सा हमको स्वीटिश उसमें ऑर्डर, स्मेल उसकी जो है स्वीटिश आएगी और फ्रूट के जैसी उसमें स्मेल आएगी आपकी यूरिन में। एबनॉर्मल में, नॉर्मल में हमारा एरोमेटिक ऑर्डर व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम स्ट्रॉन्ग एम्यूटिक सेल कम, क्योंकि नॉर्मल में कौन सा आएगा हमारा एरोमेटिक ऑर्डर आएगी व्हेन केप्ट फॉर सम टाइम स्ट्रॉन्ग एम्यूटिक सेल, क्योंकि वहाँ पर एम्यूटिक सेल की स्मेल की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा हमको इसमें एरोमेटिक ऑर्डर देखने को मिलेगी। फिर उसका रिएक्शन देखा जाए तो नॉर्मल में हमारा कैसा रहेगा एसिडिक इन नेचर,
एसिडिक आपका नेचर रहेगा एसिडिक का, और हमने पहले एल्कलाइन का बात किया कि उसका पीएच हमारा यदि 7.5 से लो आ रहा है, लेस देन 7.5 आ रहे हैं, तो उसमें क्या आता है हमारे एसिडिक नेचर में। एसिडिक नेचर में यदि हमारा ग्रेटर देन 7.5 पीएच आ रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं उसको, एल्कलाइन। एल्कलाइन इन नेचर। यदि पीएच जितना ज़्यादा कम होगा उतनी उसकी थिकनेस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऑस्मोलिटी ज़्यादा होगी, और जितना उसका पीएच कम होगा उतना वो पतला होगा। तो इसमें हमारा नॉर्मल पीएच से थोड़ा सा उसका कम हो जाएगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा, तो पीएच उसका 7.5 के लेस देन हो जाएगा उस कंडीशन में। उसके बाद इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये हमारा नॉर्मल में है। फिर एबनॉर्मल में होगा एल्कलाइन इन केस ऑफ साइटिस। हाँ, अब यहाँ पर हमारे एक न्यू वर्ड आया है रिएक्शन में, कैसा होगा, कौन, साइटाइटिस। ये रफ कर देता हूँ। साइटाइटिस क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, समझ लो इसको। साइटाइटिस मतलब होता है आपका यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक, कोई इन्फेक्शन की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक या इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक। फिर वो इधर आपका हो सकता है, आपका ब्लैडर में हो सकता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, यूरेथ्रा में हो सकता है, वह आपका किडनी में हो सकता है। जो भी आपके आपका यूरिनरी ट्रैक में जितने भी कंपार्टमेंट आते हैं उनमें से किसी भी पार्ट में आपको स्वेलिंग और इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको टर्मिनोलॉजी को हमने क्या नाम दिया है, साइटाइटिस। क्या नाम दिया, साइटाइटिस, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक, यूटीआई इन्फेक्शन में, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। भाई इसकी ग्रेविटी क्या हो सकती है, तो ये डिपेंड करती है अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। तो नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए, इन्होंने दिखाया 1.016 टू 1.025, ये इसका नॉर्मल ग्रेविटी दिखाई हुई है। इनकेस एबनॉर्मल होता है, मे बी इसकी हाई होती है, तो ये किस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा, यदि इससे ज़्यादा आपको ग्रेविटी देखने को मिल रही है तो वो डायबिटीज़ की कंडीशन में आपको ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी यूरिन की। जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट देखा होगा तो उसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, यानी कि वो बार बार यूरिन पास करने के लिए जाता है। तो ये एक सिम्टम डायबिटीज़ में भी होता है, उसका रीजन ये भी एक हो सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंस्टिट्यूट, मतलब उसमें कौन कौन से कंटेंट है, क्या क्या उसमें केमिकल है। तो यूरिन में हमारे कितना वाटर होता है, H2 हमारा 96%। वाटर कितना होता है, 96%। 2% होता है यूरिया। यूरिया कितना होता है स्टूडेंट, 2%। उसके बाद रिमेनिंग जो बचे हुए हैं 2% कौन कौन से चीज़ें आती है, पहले के लेक्चर में बताया, एक बार और समझ लेते हैं, टॉपिक आ गया है तो। यूरिक एसिड, क्रिएटिन, क्लोराइड। यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिनिन, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट एंड ऑक्सीलेट।
ये सारी चीज़ें कितना होता है 2%। सबसे ज़्यादा हमारे यूरिन में क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, जो कि जिसका अमाउंट कितना होता है 96%। बाकी का जो 2% बचा हुआ है वो क्या होता है, यूरिया होता है। और नेक्स्ट हमारा जो 2% आता है वो यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट और ऑक्सीलेट। यदि इनका अमाउंट बढ़ जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी किडनी प्रॉपर तरीके से यदि फंक्शन नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सब सब्सटेंस का, ये सब केमिकल का हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, वापस से क्वांटिटी इनकी ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये हमारी मल्टीपल डिसीज कॉज करते हैं और ऑर्गन्स को डैमेज करने का काम करते हैं। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन में हमको वी आर गोइंग टू प्रेफर डायलिसिस, राइट। तो हमको डायलिसिस की कंडीशन आ जाती है, फिर हमको डायलिसिस भी वीक में एक बार या 2 बार या 10 डेज में एक बार आपको परफॉर्म करना होता है। याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। 96% क्या होता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, बाकी का 2% जो रिमेनिंग है हमारा यूरेटर्स हो गया, यूरिक एसिड हो गया, सल्फेट हो गया, ऑक्सीलेट हो गया, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। फिर हमारे एबनॉर्मल अपीयरेंस में क्या होगा, एल्बुमिन इन किडनी डिसीज होगी तो आपको एल्बुमिन इंक्रीज मिलेगा। शुगर आपको मिलेगी, इन डायबिटीज़ कंडीशन है तो आपको आपकी यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, शुगर आपको प्रेजेंस हो जाएगी उसमें। एसीटोन हो जाएगा ड्यू टू इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट। यदि आपका फैट का मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है, इनकम्प्लीट तरीके से हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो जाएगा, एसीटोन देखने को मिलेगा। उसके बाद बाइल ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, हीमोलाइटिक डिसीज़, कोई भी आपको हीमोलाइटिक डिसीज़ है, जॉइंडिस वगैरह हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपको बाइल जूस वगैरह हमारे यूरिन में देखने को मिल जाएगा। तो किडनी का या किसी भी हमारा कोई भी जो डिसीज़ होता है, तो जनरली हम पेशेंट का क्या करते हैं, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं एज फिजिशियन ऑर्डर, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारा फैक्टर अफेक्टिंग नॉर्मल यूरिनरी एलिमिनेशन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे नॉर्मल यूरिन एलिमिनेशन को, नॉर्मल यूरिन एक्सक्रीट आउट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा फ्लूइड इनटेक, द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इंजेस्टेड बाय द पर्सन इन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग यूरिन आउटपुट। इफ फ्लूइड इनटेक इज ग्रेटली इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ voiding increase because of the bladder fill more quickly. Conversely, fluid intake is low, voiding frequency decrease. कैरेक्टरिस्टिक हो गया हमारे यूरिन का। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द यूरिन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं हमारे यूरिन एलिमिनेशन को करने के लिए। Influential factor determining the urine output, if fluid intake is greatly increased, frequency of voiding increase because of the bladder is more quickly. Conversely, if fluid intake is low, voiding frequency is decrease. अब यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, एब्सोल्युटली यदि आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, इंटेक ज़्यादा ले रहे हो, आपका ब्लैडर जो है बार बार फ्रिक्वेंटली रिफिल हो रहा है, तो आप वॉइडिंग भी आप यूरिनेशन या मिक्चुरेशन, ठीक है। आपको 2 वर्ड और न्यू बताए देता हूँ, मिक्चुरेशन, वॉइडिंग और यूरिनेशन। ये तीनों वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यूरिन पास करना, पास आउट ऑफ यूरिन, पास आउट ऑफ यूरिन। क्या होता है स्टूडेंट, मिक्चुरेशन, वॉइडिंग और यूरिनेशन। इनका मतलब होता है यूरिन को पास करना, यूरिन को एलिमिनेट करना, राइट। तो कहाँ पर थे हम, हाँ, जितनी अमाउंट में आप इनटेक लोगे उतनी अमाउंट में भाई स्वाभाविक सी बात है ऑब्वियसली कि आपको आउटपुट आएगा। यदि आप बार बार पानी का इनटेक ज़्यादा ले रहे हो तो आपको आउटपुट भी उतना ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि हमने पहले देखा था कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन इज अपोजिट रिएक्शन। तो जो भी आप ले रहे हो तो उतनी आपको एक्सीडेट आउट करना होगा। यदि वो नहीं हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई आपको किडनी का कोई ना कोई डिसीज़ है, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम है।
तो यू आर गो फॉर द चेकअप। तो ये कंडीशन में हमको ये चीज़ें देखने को मिलती है। फिर हमारा लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, व्हेन पर्सन लॉस ग्रेट डील ऑफ द बॉडी इनटेक, किडनी increase reabsorption to maintain the proper osmolarity, loss can occur by vomiting, diarrhea, वॉमिटिंग होने की वजह से, डायरिया होने की वजह से आपकी बॉडी का फ्लूइड लॉस हो गया और आपको डिहाइड्रेशन हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या करती, जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाती है हमारी इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन हमारी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने का काम करने लगती है और हमारे ये किस कंडीशन में होता है, हमारे डायरियास हो गया हमको और ज़्यादा हम इंटेक नहीं कर रहे हैं या वॉमिटिंग वगैरह की कंडीशन में हमको देखने को मिलता है। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कैसे होगा, इफ़ डाइट कंटेन हाई परसेंटेजेस ऑफ द फूड दैट हैव ये हाई वाटर कंटेंट, यूरिन वॉल्यूम विल बी ग्रेटर, एल्कोहल एंड कैफीन बोथ कंटेन ए डायूरेटिक एंड इंक्रीज यूरिन आउटपुट। हमने कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, हम ऐसा फल फ्रूट वगैरह ले रहे हैं जिसमें हमारा वाटर का कंटेंट ज़्यादा है, लाइक हमारा हो गया कुकुम्बर हो गया, मौसम्बी हो गई, संतरे हो गए, ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए, ऐसी चीज़ें हम ले रहे हैं, तरबूज हो गया, तो वही हमको इनटेक हमको फ्लूइड का वाटर का ज़्यादा हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है, तो आउटपुट भी हमको ज़्यादा होगा। इसी की जगह हम कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनमें डायूरेटिक होता है, डायूरेटिक किस में होता है, हमारा एल्कोहल में और हमारे कैफीन में, जो कि हम कॉफ़ी लेते हैं, तंबाकू वगैरह लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं, उसमें कैफीन होता है। कैफीन की वजह से क्या होता है, हमारे जो हमारी नेफ्रॉन पे जाके वर्क करता है, जो कि एक फंक्शनल यूनिट होता है हमारी किडनी का, तो वो हमारे यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। जैसे हम डायूरेटिक ड्रग वगैरह देते हैं, लैक्सिक्स देते हैं, ऐसे कई बार आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप चाय वगैरह कॉफ़ी लेते हैं उसके बाद आप यूरिन के लिए ज़्यादा जाते हो, है ना। चलिए, ये हो गई हमारी नॉर्मल सी बातें। उसके बाद फिर हम इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं, बॉडी पोजीशन। टिपिकली बॉडी पोजीशन ऑफ यूरिनरी एलिमिनेशन इन द मैन इज अपराइट स्टैंडिंग पोजीशन। सम मैन फाइंड इट डिफिकल्ट एम्प्टी देयर ब्लैडर फुली इनटू द यूरिनल वाइट लाइंग फ्लैट बेड। यदि आपका बेड जो है फ्लैट हो या बेड लाइन आपका लाइंग डाउन हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ पेशेंट को यूरिनेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, वो यूरिन पास आउट नहीं कर पाते, वॉइडिंग नहीं कर पाते। तो जनरली जो हम करते हैं अपराइट और स्टैंडिंग पोजीशन में ही हम यूरिन को पास कर पाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट बनाता है हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर। बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ यूरिन इज अंडर वॉल्यूंटरी कॉन्शियस कंट्रोल, द प्रोसेस ऑफ वॉइडिंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग दैट कॉज one to think about voiding. If one hear running water, the need to void may be intensified. Stress or anxiety can have an effect of urinary elimination. फिजियोलॉजिकल कोई भी आपको साइकोलॉजिकल कोई भी आपको फैक्टर हुआ हो, इसकी वजह से भी आपका यूरिन आउटपुट में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। आपको स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी वगैरह हो रही हो, है ना, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है यूरिन एलिमिनेशन में वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं तक आपकी अफेक्ट करती हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए, थोड़ा सा हमारा फैक्टर और रह गया, फैक्टर एसोसिएटेड अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, ये देख लेते हैं, बस 5 से 7 मिनट का है, उसके बाद फिर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा। उसके बाद आता है फैक्टर एसोसिएटेड विद द अल्टर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरिन फ्लो। आपका जो यूरिन का फ्लो है भाई, उसमें फ्लो में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो किस कंडीशन में आपको हो सकता है। फर्स्ट वन आपको रीनल कैलकुलाई हो या रीनल कैलकुली या स्टोन, दोनों का मीनिंग होता है सेम। आपको रीनल में कोई स्टोन वगैरह हो गया हो, प्रोस्टेट आपकी जो ग्लैंड है वो इनलार्जमेंट हो गई हो, है ना, मेल में। उसके बाद फिर आपका ट्यूमर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, आपको कोई ट्यूमर हो गया हो या आपको वाइवर स्ट्रक्चरल कुछ एबनॉर्मलिटी हो, उस कंडीशन में आपको क्या होता है, यूरिन पास करने में, यूरिन के फ्लो में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। उसको हमने क्या नाम दिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस। क्या नाम दिया, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही, तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हमने नाम दिया हाइड्रोनेफ्रोसिस।
हाइड्रोनेफ्रोसिस, डिफिकल्टी इन यूरिनेशन। राइट। फिर हमारा नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन यूटीआई आर इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्राइटिस और ब्लैडर, cystitis, urethritis and cystitis are the classified as lower UTI where infection of ureter सॉरी फॉर इंटरप्शन। इन्फेक्शन का हमने देखा था कि जैसे कि आपको कोई भी यूरेथ्राइटिस हो गया हो, आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कोई भी आपको इन्फेक्शन हो गया, यूरेटर में इन्फेक्शन हो गया हो, या आपको यूरिनरी ट्रैक कोई भी इन्फेक्शन यूटीआई हो गया, उसकी वजह से भी क्या होता है, आपको यूरिन आउटपुट में, यूरिन का आपका जो प्रॉपर फंक्शन उसमें आपको अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा, आपको उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा हाइपोटेंशन। मेंटेन ऑफ द एडुकेट ब्लड perfusion the kidney to ensure urine formation when arterial blood pressure drop to low. The renal arteries do not have enough pressure to cause glomerulus filtration. हाँ भाई देखो, स्वाभाविक सी बात है, आपका हाइपोटेंशन हो रहा है। हाइपोटेंशन क्यों हो सकता है? एक तो आपकी बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस कम हो गया, उसकी वजह से भी आपका हाइपोटेंशन होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या आती है, जो हमारी रीनल फिल्ट्रेशन है, जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, कैपिलरीज है और हमारी आर्टरीज है, उसमें क्या हो रहा है, वहाँ पर प्रेशर जनरेट नहीं हो पा रहा है उतना जितने अमाउंट में उनको फिल्टर करना था, तो उसकी वजह से भी आपके अमाउंट में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद आता है हमारा न्यूरोलॉजिकल इंजुरी। इंजुरी बाय द ट्रामा, ट्यूमर एक्सेट्रा टू द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल द वॉल्यूंटरी नेचर ऑफ द वॉइडिंग कैन लीड टू इनकंटिनेंस इंजुरी। इनकंटिनेंस इंजुरीज विच इंक्लूड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर। कौन कौन सी कंडीशन में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा? सेरिब्रल वैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, आपके फ्रंटल में, आपके हेड में, लोब में जो है एक्सीडेंटल इंजुरी वगैरह होने की वजह से, ठीक है, कोई वैस्कुलर एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, या सीरियस आपको स्ट्रोक हो गया, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हो गया। इस कंडीशन में आपको क्या होगा, क्योंकि जो हमारा कंट्रोल होता है, वॉल्यूंटरी कंट्रोल होता है, वो कहाँ से होता है, हमारे वॉइडिंग का जो हमारा वॉल्यूंटरी कंट्रोल वो हमारे ब्रेन से है। अब ब्रेन में इंजुरी होने की वजह से, इंटरनल इंजुरी होने की वजह से उसका कंट्रोलिंग सिस्टम में डिसबैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से भी हमको यूरिन में चेंजेस देखने को मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट वन है डिक्रीज मसल टोन। एजिंग, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ओबिसिटी, वीकनेस, एब्डोमिनल एंड पेरिनियल मसल कैन इम्पेयर bladder contraction and control of the external urinary sphincter. Continuous bladder drainage with the catheter can also cause decreased bladder tone. इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो मसल्स की टोन्स है, मतलब कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, हमारी यूरेथ्रा है, उनमें कुछ मसल्स होते हैं, स्पिंटर होते हैं, मतलब हमारे बल्ब होते हैं, ओपनिंग के लिए, क्लोज के लिए उनके माउथ होते हैं, राइट, उनको हम बल्ब बोलते हैं। तो उसमें मसल्स टोन में क्या हो रहा है, एजिंग की वजह से हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से, या आपकी ओबिसिटी की वजह से हो सकता है। जो आपकी एब्डोमिनल वॉल है और आपकी पेरिनियल, मतलब जो आपकी पेरिनियल कैविटी की, जेनाइटल कैविटी की जो मसल्स है, उसमें क्या हो रहा है, प्रेशर की वजह से वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन का जो है, वो कॉन्ट्रैक्शन का काम कम कर पा रही, मसल्स में इम्पेयर आ गया, तो कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, आपका स्पिंटर
प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाएंगे, ओपन नहीं होंगे और आपको इनकंटिनेंस यूरिन हो सकता है। आपका जो डिक्रीज ब्लैडर है टोन वो भी चेंजेस हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आई होप समझ आया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एजिंग हो गया, ओबिसिटी हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लैडर है वहाँ पर मसल्स होती हैं हमारे कॉन्टैक्ट करने का जो काम करती हैं, राइट। स्पिंटर होते हैं मतलब बॉल्व होते हैं, ओपनिंग माउथ होता है, तो अब उस पर प्रेशर जनरेट कम हो रहा है, कॉन्टैक्ट वो कम हो रहा है, उनका प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी हमको यूरिन कम देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड टू द अदर रीजन कैन हैव साइड इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस द नॉर्मल इंजुरी पैटर्न। द रिस्क ऑफ यूरिनरी रिटेंशन इज इंक्रीज विथ मेडिकेशन हैविंग anticholinergic effect. Some medication can change the color of urine. For example, pyridium causes the urine to turn bright orange. कुछ मेडिसिन क्या है हमारी यूरिन कलर को भी चेंज कर देती हैं और यूरिन आउटपुट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम भी करती है। जैसे कि डायूरेटिक में हमने देखा कि भाई फ्यूसिमाइड लैसिक्स हो गया। उसके बाद और भी कई मेडिसिन आती हैं, मल्टीपल आती हैं एक्सेट्रा मेडिसिन, जिनका काम होता है कि भाई यूरिन आउटपुट के कलर वगैरह को चेंज करना। जैसे कि एक यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, पायरिडियम जो मेडिसिन आता है, इंजेक्शन आता है, वो क्या करता है, हमारे यूरिन को टर्न कर देता है ब्राइट ऑरेंज में, थोड़ा सा आपको ऑरेंज कलर में टर्न कर देता है, तो उसकी वजह से भी हमको यूरिन में चेंजेस देखने को मिलेगा। फिर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट शुड बी एबल टू वॉइड विद इन 10 आवर आफ्टर सर्जरी। एनेस्थेसिया, एडिमा एंड इमोबिलिटी आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग एलिमिनेशन। अब उसको भाई कोई भी सर्जरी हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव हमारा केस है, पोस्ट ऑपरेटिव हमारा पेशेंट है जो कि हमारा मूव नहीं कर पा रहे अबाउट कितना 10 आवर आफ्टर सर्जरी, क्योंकि उसको एनेस्थेसिया वगैरह दिया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एडिमा एंड इमोबिलिटी आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग एलिमिनेशन। कोई उसको एडिमा हो गया और इमोबिलिटी हो गई, उसकी वजह से उसका एक मेन फैक्टर ये भी हो सकता है। फिर हमारा सेकेंड लास्ट है प्रेगनेंसी कैन कॉज द अल्ट्रेशन इन द यूरिनरी एलिमिनेशन। टेस्टिंग साइज एंड वेट ऑफ द ग्रोइंग यूट्रस कैन एक्सपर्ट प्रेशर ऑन द ब्लैडर कॉजिंग प्रेगनेंसी इन द यूरिनेशन। अब क्या होता है, थोड़ा सा हमारे फीमेल में, लेडीज़ों में जनरली क्या होता है भाई, एब्डोमिनल कैविटी में यूट्रस भी होता है जहाँ पर हमारा बेबी ग्रो होता है। तो यूट्रस जैसे प्रेगनेंसी हो रही है तो यूट्रस क्या होता है, अपना साइज को एक्सपांड करता है। अब प्रेगनेंसी नहीं है तो नॉर्मल में तो उसका नॉर्मल से जरा सा सेम रहता है, पर यदि उसका मसल्स हो रही तो वो अपना साइज क्या करता है, एक्सपांड करता है, बड़ा होता है। तो वो किसकी तरफ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में एक्सटेंड होगा, तो जनरली नीचे की तरफ आता है, तो वो क्या करता है, हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको कंप्रेस करता है, तो उसकी वजह से भी हमको यूरिन में चेंजेस देखने को मिलता है। एदर फ्रिक्वेंसी में हो गया, वॉइडिंग में हो गया, ये चीज़ें देखने को मिलती है। लास्ट वन आता है हमारा यूरिनरी डाइवर्सन। इट इज़ द सर्जिकल प्रोसीजर इन विच द नॉर्मल पाथवे ऑफ एलिमिनेशन इज अल्टर्ड। एक सर्जिकल डाइवर्सन एक प्रोसीजर होती है जिसकी वजह से हमारा जो नॉर्मल यूरिन का पाथवे है उसमें भी आपको अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा इसको सम अप कर लेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, जस्ट 2 to 3 मिनट और लगने वाला है। तो हमने क्या देखा, डेफिनेशन समझा इसका पूरा डेफिनेशन, उसका बाद इम्पोर्टेंट ऑफ द एलिमिनेशन में क्या क्या हमारा इंपॉर्टेंट उसमें देखा कि भाई जितना हम इंजेस्ट कर रहे हैं उतना ही हमारा आउटपुट करना भी ज़रूरी है। हम 24 आवर का कैलकुलेशन वगैरह देखा था। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा, यूरिन का हमारा कलर कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होना चाहिए, कौन कौन सी केमिकल सब्सटेंस हैं जो उसमें प्रेजेंस होना चाहिए, उसका कलर अपीयरेंस क्या होना चाहिए। उसके बाद हमने फैक्टर देखे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी यूरिनरी एलिमिनेशन में अफेक्ट कर रहे थे, है ना। फैक्टर हमने समझा, फ्लूइड इनटेक हो गया, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड हो गया। उसके बाद फिर हमने देखा था न्यूट्रिशनल बॉडी कंपोजिशन, है ना, आप कितने अमाउंट में फ्लूइड ले रहे हो, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर समझी थी। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर देखा था फैक्टर एसोसिएटेड विद अल्ट्रेशन यूरिनरी एलिमिनेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसोसिएटेड हैं हमारे यूरिनरी अल्ट्रेशन में। इसमें हमने इन्फेक्शन देखा, हाइपोटेंशन समझा था, न्यूरोलॉजिकल इंजरी समझी थी, डिक्रीज मसल टोन समझा था, प्रेगनेंसी समझा था, और यूरिनरी डाइवर्जन और सर्जरी और मेडिसिन, राइट। तो ये आज के लेक्चर में हमने समझा।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।